हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब ठीक होंगे और इस कोविड के टाइम पे अपने घरों पे ही होंगे और आपके आसपास भी लोग सब ठीक होंगे। मैं भी काफ़ी टाइम बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं भी बेड रेस्ट में था और काफ़ी बुखार फीवर से मैं गुजर रहा था, पर आप लोगों की दुआएं और मेरे पेरेंट्स की केयर की वजह से वापस मैं काम पे आ गया हूँ, ये कह सकते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप क्या चाहते हैं कि किस नए टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, तो आपका जवाब आया था कुछ आप पीएचडी रिगार्डिंग वीडियो चाहते थे और एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री कैसे अप्रोच करें, इस बारे में भी सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे। तो आज की जो ये वीडियो है ये पीएचडी के सारे डाउट्स जो भी आपको चल रहे हैं या आप तैयारी कैसे करें और पीएचडी करनी चाहिए नहीं चाहिए करनी चाहिए, इन सब के डाउट क्लियर करने के लिए मैंने बनाई है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपके जो भी डाउट होंगे पीएचडी रिगार्डिंग वो सब ख़त्म होंगे और आप थोड़ा क्लियर हो जाएंगे अब आगे फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि आप यही सोच रहे हैं कि सर नेट निकालने के बाद पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप मतलब अभी डायरेक्ट जल्दी जॉब चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मतलब मुझे 2-3 साल में सेटल होना है, तब तो पीएचडी आपके लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान है पीएचडी। आप पीएचडी करेंगे देन 1-2 पोस्ट डॉक भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कहीं परमानेंट फैकल्टी के लिए इंडिया में मौका मिलेगा। तो तब तो आप पीएचडी के लिए ना जाएं, पर अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है सही में कि आपको प्रोफेसर ही बनना है या अच्छी रिसर्च करनी है, तो आपको पीएचडी ज़रूर करनी चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट टाइम में जल्दी क्या कहते हैं सेटल होना है या आप थोड़ा अपने आप को टाइम देने के लिए तैयार हैं। और एज के अकॉर्डिंग की मैं अगर बात करूं तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर एज के अकॉर्डिंग आपको मतलब किस एज तक पीएचडी कर लेनी चाहिए। तो तब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि पीएचडी टोटली इंटरेस्ट की बात है, इसमें मतलब एज का फैक्टर इतना ज़्यादा भी नहीं है। हाँ, ये फैक्टर आप तब ले सकते हैं कि अगर आपको मानो जेआरएफ ही ना मिल रहा हो, कि आपकी एज थोड़ी इतनी हो जाए कि आपको जेआरएफ भी ना मिले, तब ये हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी पीएचडी करते समय भी, तब आप शायद थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए पीएचडी करना। पर अगर आप जेआरएफ ले पा रहे हैं या आप पे कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है पीएचडी करने के लिए, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आप पूछ रहे हैं कि सर पीएचडी कहाँ से करें, फ़ॉरेन से करें या इंडिया से करें, और इंडिया में भी अगर आईआईटी से करें, आईएससी से करें, आईसर से करें या टीआईएफआर से करें, कहाँ से करना बेटर होगा। तो देखो आप अगर आप एक्सपोज़र की बात करेंगे तो आपको फ़ॉरेन में ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा, और क्या कहते हैं जो मुझे लगता है वर्कलोड भी जो है वो काफ़ी स्मार्ट वर्क हो जाता है फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी करने का मौका मिलता है तो। पर अगर इंडिया में आप करना चाहते हैं तो आईआईटी, आईएससी, आईसर, टीआईएफआर चारों ही काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छा पीएचडी कराती है। अब आपको इनमें से भी कोई बेटर चुनना है तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉलेज चुनते समय या यूनिवर्सिटी चुनते समय कई सारे डिफरेंट फैक्टर भी हैं जो हमें देखने चाहिए। जैसे कि आपका घर वहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि ये आपको काफ़ी अजीब लगेगा, पर एक जैसे कि पीएचडी एक लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग टर्म डिसीज़न है, तो मुझे लगता है कि आपको सब चीज़ें देख के ही फैसला लेना चाहिए कि आपका मतलब अगर आपको होम सिकनेस है तो आपका घर पास होना चाहिए, और क्या कहते हैं और जो भी फैसिलिटीज़ आसपास कॉलेज एनवायरनमेंट कैसा है, कैंपस कैसा है और फैसिलिटी क्या है रिसर्च की वहाँ पे, और आपका रिसर्च इंटरेस्ट का टॉपिक वहाँ पे है कि नहीं है, और जिस भी गाइड के अंदर आप करना चाहते हैं तो वो किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। तो अगर आप 5-6 बातें अगर आप देख लेते हैं मतलब,
तो ओवरऑल मिला जुला जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आपको वो चुनना चाहिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो आईआईटी भी हो सकता है, आईसर भी हो सकता है, और आईएससी भी हो सकता है, या टीआईएफआर भी हो सकता है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो आईसर और टीआईएफआर में आई थिंक फ़ीस बहुत ही मिनिमम फ़ीस है पीएचडी की, और शायद फ़ीस है भी नहीं। और आईआईटीज़ में फ़ीस जाती है थोड़ी बहुत। तो फ़ीस के हिसाब से टीआईएफआर और आईसर बेटर है आईआईटीज़ से, मुझे ऐसा लगता है। डाउट है कि सर जब तक पीएचडी नहीं मिल रही तो क्या प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लें, इसका कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप 1-2 बार जीआरएफ दे चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपसे अभी नहीं हो रहा और ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है इससे, मतलब आपको लगता है कि अभी साथ में ज्वाइन कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। और कहीं कहीं कॉलेजेस में क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट वालों को ही 1 साल बाद या 2 साल बाद पीएचडी में एनरोल करवा देते हैं, और प्रोजेक्ट में भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली आपकी हेल्प हो जाती है, तो आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट का बिल्कुल फ़ायदा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। पर मैं आपसे एक बात यहाँ ये कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट ज्वाइन करने से पहले भी आप इसका ख्याल रखें कि आपका जो प्रोजेक्ट आप जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट को मैच करता हो, और वो आगे उसमें पीएचडी मिलने के चांसेस हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कई बच्चों की गेट में ज़्यादा रैंक है, तो वो इस साल पीएचडी में एडमिशन लें या नहीं लें, या लेंगे तो कहाँ उन्हें मिलेगा। तो मैंने कहा था कि पहले भी एक वीडियो में कि आप सारी आईआईटीज़ में तो अप्लाई कर ही दें, और कम से कम नई आईआईटीज़ में आप अप्लाई कर दें, नई एनआईटीज़ में अप्लाई कर दें, तो वहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपको पीएचडी मिल जाएगी। एनआईटीज़ में उनका एक अपना कहीं कहीं एक टेस्ट होता है, अगर आप उन्हें दे देते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको इजीली पीएचडी मिल जाती है। और कुछ आईआईटीज़ भी हैं जो नई आईआईटीज़ हैं, वो भी ज़्यादा रैंक, गेट के ज़्यादा रैंक में भी पीएचडी में ले लेते हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आप इसी साल लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई करें, ताकि आपके होने के चांसेस बढ़ जाएं। नेक्स्ट है कि सर रिसर्च प्रपोजल और राइट अप मैंडेटरी है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, मतलब आपको ये लिखना ज़रूरी है। देखो ऐसा नहीं है, ये हर किसी के फॉर्म पे डिपेंड करता है। हर आईआईटीज़ का, एनआईटी का फॉर्म डिफरेंट टाइप का है, कोई रिसर्च प्रपोजल मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा है, कोई कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है और कोई नहीं पूछ रहा है। जनरली आईसर में तो बिना क्वेश्चन के ही फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, पर आईआईटीज़ में रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है फॉर्म टू फॉर्म, वैसे ही कंपलसरी नहीं है, पर फिर भी अगर आप एक रिसर्च प्रपोजल और राइट अप मतलब लिख लें, तो ये आपको मुझे लगता है कि काम आ जाएगा आपके ज़्यादातर फॉर्मों में। तो एक तो आप लिख ही लें। नेक्स्ट है कि सर गाइड को मेल करना ज़रूरी है क्या, मतलब फॉर्म भरने के बाद। हाँ, मैं आपको कहूँगा कि अगर आप मेल कर लेते हैं तो अच्छा है, और अगर आप मेल नहीं भी करते हैं तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आईआईटीज़ में जो भी इंटरव्यू लेते हैं वो कमेटी काफ़ी डिफरेंट होती है, मतलब थोड़ी ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे है। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि प्रोफेसर कोई और ही होंगे, डिफरेंट का मतलब है बस वहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी है। 5-7 प्रोफेसर एक साथ होते हैं, तो हाँ आपकी बात रहती है अगर उनसे पहले से मेल में, तो ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा वो आपको बस जान लेंगे, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप बिल्कुल ही इंटरव्यू ख़राब देंगे या कुछ जवाब नहीं देंगे तो आपको ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और या किसी ने स्टूडेंट ने अगर उनसे बात नहीं की हुई और उसका इंटरव्यू अच्छा है तो उसे नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनके सारे क्वेश्चनों के जवाब अच्छे से दे देते हैं और इंटरव्यू पैनल को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो आप बिना किसी मेल के भी सिलेक्ट हो सकते हैं आईआईटीज़ में। और यही सब सेम फिनोमिना आईसर और टीआईएफआर के लिए भी है। लास्ट क्वेश्चन है, आप चाह रहे थे कि मैं अपना कोई पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मैंने कोई इतने ज़्यादा इंटरव्यू दिए नहीं हैं, और मुझे भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं कि मैं आपको ज़्यादा इस बारे में बता पाऊँ। और मैंने अभी एक बीच में बस आईआईटी बॉम्बे और मोनाश के बीच में एक जॉइंट प्रोग्राम होता है वो दिया था, तो मैं उसके 3rd राउंड तक पहुँच पाया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट राउंड में नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं 3rd इंटरव्यू भी दे पाऊँ। तो बस उसका ही मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो जो मुझे लगा है कि वहाँ से मैंने जो सीखा है, तो मुझे लगता है कि बस इंटरव्यू की आपको मतलब ऐसी कोई बड़ी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
बस आपने जो भी नेट गेट के दौरान पढ़ा हुआ है या जो भी आपने केमिस्ट्री पहले सीखी हुई है उसी के जनरल बेसिक्स वो पूछते हैं। और जनरली वो ये जानना चाहते हैं कि आप पीएचडी सही में करेंगे या आपका सही में इंटरेस्ट है कि नहीं, और आप चीज़ों को कैसे टैकल करेंगे, उन चीज़ों को जो आपको नहीं आती वो भी। यानी मतलब वो सिंपल एक कॉन्फिडेंस जांचते हैं और थोड़े से आपके बेसिक्स को वो परखते हैं कि आप कैसे बेसिक्स से एडवांस की तरफ जा सकते हैं। अगर आप नहीं भी पहुंचते हैं तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आपको कुछ पढ़ने का मन भी करे तो आप अपने पुराने नोट्स ही पढ़ें बस। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक लेके बैठ जाएंगे कि मैं पूरी बेसिक्स पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बस एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तो आपका इजीली इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट जो पीएचडी के रिगार्डिंग है वो क्लियर हो गए होंगे। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।